पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम ऋषभ सिंह है और मैं बीटेक हूँ, इंजीनियर हूँ। केमिकल इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक किया हुआ है। 2017 का पास आउट हूँ मैं। 2017 कौन सा अटेम्प्ट था सर आपका? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और मेरा पहला इंटरव्यू था ये। ओके, सो ऑप्शनल मीडियम क्या है आपका सर? मेरा ऑप्शनल है एंथ्रोपोलॉजी और मेरा मीडियम जो लैंग्वेज का है वो इंग्लिश है। ओके, सो बात की जाए अभी आपका इंटरव्यू कैसा रहा सर, उसके बारे में बताइए। मेरा इंटरव्यू काफ़ी सही था। मेरा लास्ट इंटरव्यू था अपने पूरे शिफ्ट में और थोड़ा सा फटीक आ जाता है इंटरव्यूअर्स में, वो थोड़ा सा दिखा उनके में, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर क्वेश्चन मेरी ब्रांच से ही पूछे और थोड़े बहुत क्वेश्चन मेरी लोकेशन जहाँ से मैं बर्थ प्लेस है मेरा वाराणसी, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए सर? थोड़ा सा ज़्यादातर लोगों से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन क्योंकि शायद मैं आखिरी था और लंच का टाइम हो रहा था, तो इस वजह से उन्होंने थोड़ा जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की। ओके, सो डैप से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे गए? डैव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए कि एक क्वालिटी बताइए आप अपनी जो कि आपके अंदर बहुत यूनिक है और जो आप एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ करोगे। तो मैंने एक क्वालिटी अपनी बताई कि पेशेंस बहुत है, कहीं बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन में भी सर्वाइव कर सकता हूँ, कठिन से कठिन जगह भी काम कर सकता हूँ। और अपना एग्जांपल दिया कि मैं नॉर्थ इंडिया का हूँ और साउथ इंडिया नेल्लोर में मैंने 1 साल जॉब की है और ये एग्जांपल दिया मैंने कि अकेले वहाँ रह के जॉब की है और काफ़ी लैंग्वेज का भी इशू होने के बावजूद मैंने वहाँ पे पेशेंस के साथ अपनी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट की है। ओके, सो सर जब आप इंटरव्यू देने आ रहे थे तो उस टाइम पे कुछ क्वेश्चन सोच रहे हो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, फिर डिफरेंट चीज़ें माइंड में चल रही होती, तो वो कैसा रहा? हर कोई थोड़ा प्रिपेयर करके आता ही है। स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स लोग प्रिपेयर करते हैं क्योंकि उसमें एडवांटेज होता है। राइट। लेकिन मैंने ज़्यादा करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर किया नहीं था। मैंने अपनी ब्रांच ही प्रिपेयर की थी क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि मेरी ब्रांच थोड़ी अलग सी है। Right. मेरी एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी है, तो एडिबल ऑयल जो है एक अलग सी ब्रांच है, तो मैंने उसको प्रिपेयर किया था और अपने शहर के लिए हिसाब से प्रिपेयर किया था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की कंस्टिट्यूएंसी है वाराणसी। राइट सर। तो वो भी पूछा जाना एक ऑब्वियस सी बात थी। राइट। ओके, सो सर बात की जाए जैसे करंट अफेयर्स से आपने बताया, तो करंट अफेयर्स के लिए किस तरीके से आपने तैयारी करी थी? करंट अफेयर्स के लिए आप चीज़ों को कनेक्ट करना सीखो कि रशिया और यूक्रेन का जैसे इशू हॉट टॉपिक है, राइट, तो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। राइट। और अगर आप आईएफएस होते हो और आप एम्बेसडर हो इंडिया के यूक्रेन में या रशिया में, तो आप क्या स्टेप लोगे, इस तरह आप सोचो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म जॉब है। आप 5 साल के लिए 10 साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय नहीं हो, आप दूर तक का सोचो और उस हिसाब से प्रिपेयर करके आओ। और आप ये भी सोचो कि क्या माने किस चीज़ को कितना क्रिटिसाइज करना है। आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अनअकैडमी लेकर आया है यूपीएससी सीएससी जीएस बैचेस, कॉम्प्रिहेंसिव प्री कम मेंस इंटीग्रेटेड बैचेस, जिसमें कि सीसैट एंड जीएस दोनों इंक्लूड है। जो स्टूडेंट 2022 एंड 23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो डेफिनेटली इन बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। ये बैचेस हैं वो 13 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। सो गाइस, जो 2022 एंड 23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो डेफिनेटली इन बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मेरा कोड स्टूडेंटो जरूर यूज़ करें 10% डिस्काउंट के लिए। साथ ही इन बैचेस में आपको 20 बुक्स का सेट मिलेगा जो कि लेटेस्ट जो ट्रेंड है यूपीएससी का उसके साथ लिखी गई हैं और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगी। सो अगेन मैं आपको बता दूं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 13 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं बैचेस और मेरा कोड स्टूडेंटो जरूर यूज़ करें 10% डिस्काउंट के लिए। साथ ही मैं आपको आगे बता दूं यूपीएससी सीएससी मेगा कॉम्बैट के बारे में। जो स्टूडेंट्स 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अल्टीमेट ईज होगा। साथ ही यहाँ पर आप जीत सकते हो 10 करोड़ तक की स्कॉलरशिप। साथ ही 500 लकी जो पार्टिसिपेंट हैं उनको मिलेंगे अमेजिंग गैजेट्स एंड गिफ्ट्स वाउचर्स। टॉप 1000 रैंकर्स को मिलेगी यूपीएससी सीएससी लाइट सब्सक्रिप्शन, 100% स्कॉलरशिप उसकी। साथ ही आप यहाँ पर जीत सकते हो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। सो गाइस, ये जो कॉम्बैट है वो 17 अप्रैल को होने वाला है सुबह 11 बजे से। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फ्री में एनरोल होने के लिए मेरा कोड स्टूडेंटो जरूर यूज़ करें। इसमें टोटल 56 क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको 60 मिनट्स में करने होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में होंगे। सो अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर एनरोल करें और मेरा कोड स्टूडेंटो जरूर यूज़ करें। कहीं पे इंडिया सही है या और अच्छा हो सकता था आपको लग रहा है, तो उसको कैसे बैलेंस करना है, ये सबसे बड़ी खूबी है। क्योंकि आपके मन में अगर हो सकता है कोई चीज़ आप एग्री ना करते हो, आप
डेमोक्रेसी आप कभी एग्री कर नहीं सकते, लेकिन आपको बैलेंस करने आना चाहिए आंसर, क्योंकि ये एक डिप्लोमेट या एक ब्यूरोक्रेट की खासियत है कि वो सब सारे स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रख के डिसीजन लेता है। राइट सर, ओके। सो अभी आप जैसे इंटरव्यू दे रहे थे तो कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे होंगे, तो उनको कैसे टैकल करने हैं? कुछ क्वेश्चंस मेरी ब्रांच से पूछे गए, तो कई बार क्या होता है कि सामने वाले को जो पता होता है इस तरह की ब्रांच में वो जानना चाहता है, लेकिन आपके लिए वो कॉमन नॉलेज नहीं होती। जैसे मेरे से पूछा गया कि मस्टर्ड ऑयल का जो बाई प्रोडक्ट होता है वो कैसे यूज़ होता है। अब ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है और ये मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मैंने साउथ में जॉब की है और मस्टर्ड ऑयल वहाँ पे यूज़ नहीं होता उतना। तो ये मेरे लिए एक क्वेश्चन माने चैलेंजिंग था, पर इसका आंसर करने के लिए आप जो ऑनेस्टी के साथ आंसर करो कि मुझे इतना ही मालूम है और गैस वर्क ना करो, उनके ऊपर छोड़ दो कि आपको हर चीज़ पता नहीं हो सकती, आपको जितना मालूम है उतना आंसर करो। और घबराओ नहीं कि मैंने एक क्वेश्चन कम आंसर किया है, 2 क्वेश्चन कम आंसर किया है और उन्होंने शायद ज़्यादा किया हो, तो आपकी पर्सनालिटी के बेसिस पर टेस्ट है। नॉलेज का कम टेस्ट है, पर्सनालिटी का ज़्यादा टेस्ट है। ओके, सो जो आप सर मॉक वगैरह आपने दिए होंगे, तो मॉक कितने हेल्पफुल रहे आपके? मॉक मैंने एक ही दिया था, क्योंकि मेंस का रिजल्ट अभी आया है और मैं अपने प्रोजेक्ट में एक बिजी था फ्रीलांस के, और मॉक एक ही देने की वजह से मुझे थोड़ा अंदाज़ा हो गया था कि क्या नहीं बोलना है, ये अंदाज़ा हुआ था मॉक देने से। और मैं लोगों को रिकमेंड करूँगा कि 2 मॉक 3 मॉक दें वो, ताकि यहाँ आके बहुत ही कंफर्टेबल रहें और जो बेसिक जेस्चर्स शो करने होते हैं, कैसे इंटर करना है, कैसे बाहर आना है, कैसे विश करना है, कैसे बैठना है, ये आपको मालूम हो। ये बहुत सी चीज़ें ऐसे ध्यान दी जाती हैं। ओके, सो जैसे कि आपने अभी बताया फ्रीलांसिंग वर्क करते हो, तो सर आप वर्क के साथ प्रिपरेशन कैसे कर पाए, इसके बारे में थोड़ा? देखो, फ्रीलांस जो है वो पार्ट टाइम वर्क है, आपको 9 से 6 की जॉब नहीं करनी है। आप चूज़ करते हो आपको कब वर्क करना है और कब वर्क नहीं करना है। तो जो मेरा एक 1.5 महीना जो रहता है एग्ज़ाम के जस्ट पहले, तो मैं चूज़ करता हूँ उसमें वर्क ना करने की। लेकिन अभी क्या था कि रिज़ल्ट 15 दिन 10 दिन डिले हो गया मेंस का, तो मैंने एक वर्क पिकअप कर लिया था, तो इस वजह से मैं इस पे काम कर रहा था। लेकिन ठीक है, फ्रीलांस के साथ बहुत से लोग कर रहे हैं और कई लोग तो फुल टाइम जॉब के साथ कर रहे हैं, और उनके मैं कांग्रेट्स कहना चाहूँगा कि फुल टाइम जॉब के साथ जो ये कर रहे हैं। और अच्छी बात है, ये मैटर करता है, ये दिखाता है कि आप एक साथ कई चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है मेरे ख्याल से। सर बहुत सारे एस्पिरेंट मिलते हैं या फिर टॉपर या फिर स्टूडेंट मिलते हैं, वो कहते हैं कि अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो कोई जॉब या कुछ भी नहीं करना है, इवन सिर्फ आप यूपीएससी की प्रिपेयर करोगे, तो उसके संदर्भ में वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताते होंगे कि अगर वो जॉब करते तो शायद उनके लिए दिक्कत होता। लेकिन मेरे ख्याल से हर किसी की पर्सनालिटी अलग है और हर किसी का टाइम मैनेजमेंट अलग है। किसी को कोई चीज़ जल्दी समझ में आ जाती है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है। और कोई पूरा सिलेबस घूम के पढ़ता है, कोई सीधे काम की चीज़ पढ़ता है और स्कोर करता है। तो जो ये काम कर पा रहा है वो अच्छा है उसके लिए। और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो जॉब कर रहे हैं वो जब तक प्रीलिम्स ना क्लियर हो उसके लिए जॉब छोड़े ना, क्योंकि प्रीलिम्स थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है और प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, एक बार आप कॉन्फिडेंट हो, तब आप जॉब स्विच करो या छोड़ो। ऐसे जॉब छोड़ के प्रिपरेशन करना मेरे ख्याल से बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है। ओके, सो टाइम मैनेजमेंट का इशू आ जाता है, तो सर आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं? टाइम मैनेजमेंट का इशू है, आप जैसे जॉब में मैनेज करते थे, आपको सुबह उठना है, इतने बजे कैब आती है, आपको कैब पकड़ना है, कैब पकड़ के जाना है, 9 से 6 की जॉब करनी है, ठीक है, ये काम आपको करना है। आप यहाँ पे भी यही कर लो, आपको इतने बजे उठना है, इतने बजे लाइब्रेरी जाना है, 9 से 6 पढ़ना है, बीच में खाना खाना है। यहाँ पे आप टाइम मैनेजमेंट, अगर आप सोचो कि ये फुल टाइम जॉब ही है ना, और यहाँ आप कुछ करोगे तभी आप अच्छा कर पाओगे, तभी हो पाएगा। दूसरी बात कि आप पूछ रहे थे कि जो जॉब करते हैं वो कैसे टाइम मैनेज करते होंगे, तो यही है ना कि जिसके पास कम समय होता है वो उतना उसमें कुछ ट्रिक्स सोचता है। मेरे पास ज़्यादा समय है तो मेरे पास ज़्यादा वेस्ट करने को भी समय है, ठीक है। जिसके पास कम समय है उसके पास कम वेस्ट करने को समय, ये वाली बात है। ओके, सो सर बात आती है कि कुछ रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज को कैसे आप? देखो, मैंने कहीं कोचिंग नहीं की है और ज़्यादातर लोग मेरे ही जैसे हैं इधर 2-3 साल प्रिपरेशन में, क्योंकि कोचिंग क्या है, मोनोटोनस हो गई है और पैटर्न जो है इवॉल्व हो रहा है। लेकिन जिसको ज़रूरत है वो कोचिंग करें। और मेरे ख्याल से आप जो कहना चाह रहे हो कि कैसे प्रिपेयर किया जाए, तो आप पहले तो डिसाइड कर लो कि सिलेबस आपको कितने दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है। बेसिक आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि सिलेबस कितने दिन में कंप्लीट करना है। उसके बाद अपने आप को जज करना है। तो मैं कैसे जज करता हूँ कम समय में कि मैंने पढ़ लिया, ठीक है, अब मुझे कैसे जज करना है, मैं शुरू वाले मॉडल टेस्ट पेपर लगाता हूँ
जो कि बेसिक होते हैं, बिना पढ़े लगाता हूँ उसको। तो उससे मेरा क्या कॉन्फिडेंस समझ में आता है कि मुझे कितना मैं ग्रैस्प कर पा रहा हूँ, ठीक है, कितना मैं रिटेन कर पा रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है। उसके बाद उससे जो इन्फॉर्मेशन गेन होती है उससे मैं फाइनल टेस्ट, जो फुल टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो लगाता हूँ। उससे क्या होता है, कम दिन में ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन होती है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है, जो लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं, कि पिछले साल के पेपर और सिलेबस पहले लेके बैठें, जो स्टार्ट कर रहे हैं पिछले साल के पेपर से मैच कराएं कि वो कहाँ है, अभी कितनी प्रिपरेशन है, उसके बाद उस हिसाब से सब्जेक्ट को उतना टाइम दें। रही ऑप्शनल की बात, तो ऑप्शनल अपना बहुत ही सोच समझ के चूज़ करें। ये नहीं कि बहुत स्कोरिंग है तभी लूँगा, तो वहाँ जस्टिफाई भी करना पड़ता है आपको, कंपटीशन भी उतना बढ़ता है। बेटर होगा आपकी जो ब्रांच है, जिस चीज़ से आप बिलोंग करते हैं, वही आपका ऑप्शनल हो, वो सबसे बेस्ट है और उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है। ओके, सो जैसे कि आपने लास्ट 2 अटेम्प्ट दिए, उसमें आपका नहीं हुआ, तो आपने क्या रियलाइज़ करा कि कहाँ आप गलतियाँ कर रहे थे, क्या कमियाँ थी? पहली बार तो ऑप्शनल प्रिपेयर ही नहीं था, कम टाइम मिला था इस वजह से। दूसरी बार ये था कि ओवर थिंकिंग एग्ज़ाम में, कि सबसे बेस्ट आंसर लिखना है मुझे, और इस मामले में मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। हर पेपर में एक आध क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन छूटे थे, तो कुछ नंबर से रह गया था मेरा दूसरे अटेम्प्ट में। इस अटेम्प्ट में मेरा यही था कि पेपर कंप्लीट करना है, और अपनी स्लो आंसर राइटिंग स्पीड को कम करने के लिए मैंने मैक्सिमम करीब 30 जीएस पेपर लिखे और करीब 10 ऑप्शनल के पेपर लिखे, कि मेरी आंसर राइटिंग स्पीड जो है वो कवर हो जाए। और टाइमिंग भी वही रखी, 9 से जो 12 की टाइमिंग होती है, जिस वक्त पेपर होता है उस वक्त टाइमिंग लगा के की, और मुझे लगता है फ़ायदा हुआ। ओके, सो आपने ये तीसरा मेंस लिखा होगा इस बार। हाँ, सो सर, जैसे कि बहुत सारी स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, तो क्या लिमिटेड रिसोर्सेज रखने चाहिए? एक होता है ना कि हाँ, हम एवरेज नंबर लाने हैं, सिलेक्शन लेना है। जैसे कि अगर प्रीलिम्स में बात करें तो 120 के करीब हमें नंबर के लिए क्वेश्चन सही करने हैं, बाकी नहीं, हमें मतलब एक सेफ जोन में रहना है। तो इस तरीके के अप्रोच आप अपनाते हो, जैसे कि मेंस में भी होता होगा कि हमें इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, बाकी ज़्यादा हमें ना आगे के लिए रहना है, एक सेफ जोन रहे, इस तरीके से? देखिए, प्री और मेंस में बहुत अंतर है। प्री में क्या होता है कि आप कह लो कि इंटेलिजेंट गेस पे बहुत डिपेंड करते हो, कि आपको नॉलेज 30-35 क्वेश्चन ही अच्छे से पता है, और आपको स्कोर करना है 100-110 नंबर। तो इसका मतलब 55-60 क्वेश्चन आप सही करोगे तभी होगा। तो प्री में आपको रिस्क लेना आना चाहिए। रिस्क आप कैसे लोगे? जैसे कि आपने मॉडल टेस्ट देते वक्त अगर रिस्क लिया है और आप जानते हो कि आपका रिस्क कितना पेड ऑफ करता है, तो वो वहाँ पे काम आता है टेस्ट देना प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप पेपर कंप्लीट करो, दूसरा क्वेश्चन की डिमांड पूरी करो। क्वेश्चन क्या पूछा गया है और आप वो लिख रहे हो जो आपको मालूम है, तो आपका मेंस क्लियर नहीं होगा, जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था। इस अटेम्प्ट में मैंने यही किया कि क्वेश्चन पे 1 मिनट फोकस किया पूरा पढ़ने में, और उसके बाद आंसर सोच के लिखा। मुझे लगता है उसी का फ़ायदा हुआ है थोड़ा मेरे को। हाँ, यही हुआ। ओके, सो अभी प्रीलिम्स आने वाला है, जो नए एस्पिरेंट है या फिर मेरे जैसे स्टूडेंट होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनको क्या करना चाहिए सर? उनको मैं, अगर वो मेरा अप्रोच अपनाना चाहते हैं, अगर ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि अभी समय है, तो यही करें ट्राई कि बेसिक अगर वो पढ़ चुके हैं तो वो शुरू के जो 10 टेस्ट होते हैं, 10-12 टेस्ट वो एकदम बेसिक के होते हैं, मेनली स्टैटिक क्वेश्चन रहते हैं, उनसे अपने आप को चेक करें कि वो कितना रिटेन कर पाएँ उनसे। और उसके बाद वो मॉडल आंसर से जब आंसर मिलाएंगे तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी बढ़ेगी, और उनको पता चलेगा कि पढ़ी हुई चीज़ कहाँ गलत कर रहे हैं। क्योंकि पेपर में तो ज़्यादातर बिना पढ़ी हुई चीज़ आएगी, तो आपको पहले पता रहेगा कि पढ़ी हुई चीज़ कहाँ गलत कर रहे हैं, तो आप जो क्वेश्चन कॉन्फिडेंट होकर अटेम्प्ट करोगे वो सही ही करोगे ज़्यादातर। तो इस तरह वो शुरुआत करें कि पेपर जो बेसिक शुरू के 10-12 टेस्ट पेपर होते हैं विज़न के या किसी के, वो अटेम्प्ट कर लें, और वहाँ से अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन पे होल्ड कर लें, थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। उसके बाद जो फुल टेस्ट है उसके लिए वो देखें कि करंट अफेयर्स ज़्यादा ओरिएंटेड होते हैं, तो देखें कि फुल टेस्ट और पिछले साल के पेपर कुछ मैच कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि पिछले 2 साल के पेपर थोड़े से अटपटे आप कह सकते हो कि यू नेवर नो कि आपका पेपर होगा कि नहीं, सिलेक्शन होगा कि नहीं। पिछले 18, 19, 20, 21, 4 साल आप कह सकते हो कि पेपर थोड़े से ऐसे आ रहे हैं। तो आप कोशिश यही करो कि आप जस्ट बाउंड्री लाइन तक तो आप पहले सिक्योर कर ही लो, ठीक है। मेरा यही उनको सजेशन रहेगा कि प्रीलिम्स ध्यान से दें, ये ना सोचें कि 30 दिन में हो जाएगा, और
अगर वो कॉन्फिडेंट है कि वो प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो मेंस के लिए भी प्रिपेयर करते रहें। अभी भी प्रिपेयर 15-20 दिन कर सकते हैं। वो थोड़ा सा मिथ है कि 3 महीने लगते हैं पूरा प्रीलिम्स पढ़ते हैं, वो डिपेंड करता होगा पर्सन पे। पर अभी भी अगर आप पढ़ सकते हो मेंस तो आप 15-20 दिन मेंस पढ़ो, क्योंकि मेंस का समय कम हो गया है। पहले 110 दिन मिलते थे, अब 90 दिन मिलते हैं। ठीक है, तो आप स्मार्टली प्रिपरेशन करो और अपने 1-2 आप थोड़ा गूगल पे डिपेंड हो, सर्च करके पढ़ो। ठीक है, कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया पीडीएस का तो आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे वर्क करता है वो, क्या कॉस्ट होती है, कहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें 2-3 साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या पूछे गए हैं, तो वहाँ से आप प्रीवियस ईयर पेपर से नॉलेज गेन करो और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दे के जाओ। मेरा तो ये रिकमेंडेशन होगा। और सीसेट को हल्के में ले लेते हैं स्टूडेंट। सीसेट को बिल्कुल हल्के में ना लें, खासकर जिनका नॉन साइंस बैकग्राउंड है। जो हल्के में ले रहा है थोड़ा सा वो परेशान हो सकता है, वहाँ पे डिसअपॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि पेपर बहुत लंबा है और आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वो यही काम आता है कि आप पैराग्राफ जल्दी पढ़ सको। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ने के टाइम में अपने आप को इफ़िशिएंट बनाओ। जो आप 2 घंटे में पढ़ते तो वो 1 घंटे में करो और उतनी ही नॉलेज गेन करने की कोशिश करो। नोट्स बनाओ, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप केवल बुक से पढ़ के जा रहे हो इसका मतलब आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। तो वही है ना कि प्रिपेयर टू फेल और फेल टू प्रिपेयर, ये वाला सीन है। तो आप फेल टू प्रिपेयर वाले कैटेगरी में हो अगर आप अच्छे से मॉक और नोट्स प्रिपेयर करके नहीं जा रहे हो। और अपने नोट्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहो, अपनी स्ट्रेटजी पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहो। ये इंटरव्यू जो भी देखेगा मेरी स्ट्रेटजी पे ना डिपेंडेंट रहे, अपनी स्ट्रेटजी पे डिपेंडेंट रहे। ओके, थैंक यू सो मच।